गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 33 19 सितंबर 2020 की वर्कशीट है ये, और ये क्लास 10th के लिए है, 10वीं कक्षा के लिए। और आज का विषय सामाजिक विज्ञान में इतिहास, और इसमें हम पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और हम इसमें अभी यूरोप के बारे में पढ़ चुके हैं कि यूरोप जो है विश्व का एक महाद्वीप है। विश्व में 7 महाद्वीप है, उनमें से एक महाद्वीप का नाम है यूरोप। और राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह के उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। यानी कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भक्ति होती है, भक्ति भावना होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है राष्ट्रवाद। देश के प्रति समर्पित और देश के प्रति भक्ति, देशभक्ति क्या कहलाती है? राष्ट्रवाद कहलाती है। तो आज पढ़ते हैं हम आज की वर्कशीट 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, यानी कि 1815 का जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसमें नेपोलियन की हार हो गई थी, और नेपोलियन की हार होने के बाद में फिर से यूरोप में रूढ़िवाद की स्थापना होने लगी, यानी कि राजतंत्र की स्थापना दोबारा से वहां पर होने लगी। तो इसका हम आज अध्ययन करेंगे। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया, यानी कि राजतंत्र की तरफ बढ़ गया। और अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। रूढ़िवादियों को क्या मानना था कि हमें जो अपनी परंपराओं को मान्यता देनी चाहिए, रीति रिवाजों को मान्यता देनी चाहिए, और तीव्र परिवर्तन यानी कि तेजी से बदलाव नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे विकास करना चाहिए, क्रमिक विकास करना चाहिए, क्रम के अनुसार विकास पर जोर देना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसे कांग्रेस कहा गया, और इसका आयोजन वियना में किया गया था, इसलिए इसको वियना संधि भी कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वियना संधि कब हुई थी, तो 1815 में हुई थी वियना संधि। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था, और इसके जो हेड थे वो कौन थे? ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। और इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए। तो हम पढ़ेंगे अब 1815 की वियना संधि की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। तो जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उस टाइम पर वहां पर बुर्बो राजवंश था। लुई सोलवे पढ़ा होगा आपने 9वीं क्लास में, लुई सोलवे का शासन था वहां पर, और वे जो है बुर्बो राजवंश के से संबंधित थे। तब 1815 में फिर से शुरुआत की गई कि वहां पर बुर्बो राजवंश की स्थापना की जाए। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था, यानी कि दोबारा से वहां पर राजतंत्र की स्थापना करना था, पारंपरिक परंपरा को दोबारा से लागू वहां पर करना था। तीसरी जो विशेषता है वह है फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे, यानी कि फ्रांस से वे इलाके छीन लिए गए जो फ्रांस ने नेपोलियन के समय में प्राप्त किए थे। चौथी विशेषता फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई, यानी कि फ्रांस अपना विस्तार आगे ना कर सके, इसलिए उसके बॉर्डर पर, फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्यों की स्थापना कर दी गई। अब हम दो हस्तियों के बारे में, दो पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक का नाम है ड्यूक मेटरनिक और दूसरे का नाम है ज्यूसेपी मैज़िनी, और ये दोनों क्या एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि मेटरनिक जो है वो राजतंत्र का समर्थक है, और मैथनी जो है राजतंत्र के क्या है? विरोधी हैं।
तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। ड्यूक मेटरनिक, इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप के राजनीतिक हालातों पर टिप्पणी करते हुए इन्होंने कहा था कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इन्होंने कहा था कि कोटेशन ही एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि किसने कहा था ये, तो मेटरनिक ने कहा था यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रांस में जो भी गतिविधि होगी, जो भी बदलाव किए जाएंगे, उससे पूरे यूरोप पर प्रभाव पड़ता है। और वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्यों? क्योंकि वियना संधि के क्या थे, ये अध्यक्ष थे, आयोजक थे। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप की पुनर्संरचना एवं पुराने राजतंत्र रूढ़िवादी तंत्र की पुनर्स्थापना में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ज्यूसेपी मैथ्नी, इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। यानी कि गुप्त संगठन के सदस्य बन गए जो सरकार की आलोचना करता था। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 से देश निकाला दे दिया गया। यानी कि लिगुरिया में 24 साल के जब वो थे तब क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। उसके बाद 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। और बर्न क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम है बर्न। मैसनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध किया गया एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। मेटरनिक ने कहा कि ज्यूसेपी मैथ्नी जो है वह हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी उनकी? राजतंत्र, रूढ़िवाद, है ना। तो मेटरनिक ने मैथ्नी को अपना दुश्मन बनाया था, अपनी सामाजिक व्यवस्था का दुश्मन बताया था। तो अब इसके प्रश्न हैं, इनके उत्तर लिख लीजिए। बच्चों आपकी बोर्ड की क्लास है तो मैं बोर्ड के अकॉर्डिंग ही इसके आंसर लिखवा रहा हूं। पहला प्रश्न है वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वियना की कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियाई राजनेता मेटरनिक ने की। वियना संधि की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, फ्रांस में बुर्बो राजवंश के पुनर्स्थापना। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बुर्बो कर लेना, इस पर क्या कर लेना? बुर्बो वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी गई। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। इस संधि का मुख्य लक्ष्य था नेपोलियन के काल में यूरोप में आए हुए अधिकांश बदलावों को बदल देना। और तीसरा है फ्रांस ने उन इलाकों पर अपना आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। चौथा है फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना की गई। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करे। उदाहरण के लिए उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया। इसी तरह
दक्षिण में पिडमोंट से जिनोवा को जोड़ा गया। पर्सिया को उसकी पश्चिमी सीमा के पास कई महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का कब्जा दिया गया। सेकंड क्वेश्चन है, मेटरनिख की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहले हम मेटरनिख के बारे में कुछ बताएंगे। ड्यूक मेटरनिख का जन्म 15 मई 1773 को हुआ। वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से 1848 तक के काल में इन्होंने यूरोप की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अपने समय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतिभाशाली राजनीतिक यानी कि राजनेता था। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। उसने यूरोपीय राजनीति में इतनी प्रमुख भूमिका निभाई कि 1815 से 1848 तक के यूरोपीय इतिहास का काल मेटरनिख युग के नाम से प्रसिद्ध है। मेटरनिख ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में प्रतिक्रिया और अनुदारता का अनुकरण करने की नीति अपनाई और उसके प्रभाव के कारण ऑस्ट्रिया का साम्राज्य यूरोप में अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। थर्ड क्वेश्चन है, मेटरनिख ने ज्यूसेप्पे मैत्नी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना? वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? तो आंसर है इसका, ज्यूसेप्पे मैत्नी इटली का एक क्रांतिकारी था। उसका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी कि देश निकाला दे दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जनूबी राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैथनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र के मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। राष्ट्र मनुष्य की क्या है? प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिख ने मैथनी के विषय में कहा कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मेटरनिख अपनी रूढ़िवादी तथा राजतंत्र की व्यवस्था की बात कर रहे थे। प्रश्न नंबर 4 है, नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या परिवर्तन हुए? नेपोलियन के बाद में क्या परिवर्तन हुए यूरोप में, ये बताना है। तो पहले हम नेपोलियन के बारे में कुछ बताएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट 11 नवंबर 1799 से 18 मई 1804 तक प्रथम काउंसिल के रूप में शासक और 18 मई 1804 से 6 अप्रैल 1814 तक नेपोलियन के नाम से सम्राट रहा। फ्रांस में वह पुनः 20 मार्च से 22 जून 1815 में सम्राट बना। 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी एवं तीव्र व परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, का आयोजन वियना में किया गया। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने किया। नेपोलियन की वाटरलू पराजय के बाद मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया।
तो नेपोलियन के बाद में मेटरनिख यूरोप की राजनीति का सर्वेसर्वा बन गया। तो ये आज की बच्चों वर्कशीट थी, इसके प्रश्न उत्तर लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।